हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। और व्यस्त आप लोग हो जाइए। जुलाई आ गया, आप लोग का पेपर क्या है? जुलाई लास्ट में कहा गया है। अभी आप लोग के पास आधिकारिक डेट तो आया नहीं है कि 2 हफ्ता लेट हो गया है। इसलिए आप अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए। चाहे एग्जाम जब भी हो, हमें उससे नहीं मतलब है, हमें अपने पढ़ाई से मतलब है। हम लोग क्या पढ़ेंगे? होम मैनेजमेंट। ठीक है। होम मैनेजमेंट में टॉपिक क्या है? थकान है, यानी फटीग है। ठीक है। हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। थकान भी 2 प्रकार के हैं। एक क्या है? शारीरिक है। एक क्या है? मनोवैज्ञानिक है। तो एक पार्ट में करके एक दिन पढ़ेंगे और दूसरे दिन दूसरे पार्ट में करके पढ़ेंगे। ठीक है। फिलहाल आप लोग क्या कर दो, जो लोग बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो वो लोग चैनल को क्या कर दें? सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को क्या कर दें? लाइक कर दें। और क्लास को क्या कर दें? शेयर कर दें। ठीक है। क्या कर दें? शेयर कर दें। चलिए हम लोग अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं। थकान क्या होता है? ठीक है। शक्ति व्यवस्थापन से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए जरूरी है कि थकान के रूप और उसका मानसिक व शारीरिक क्षमता पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में समझा जाए। शरीर विज्ञान, मनोविज्ञान, औद्योगिक व्यवस्थापन व गृह अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में इन पर काफी अध्ययन किया गया है। प्राचीन अध्ययनों में शारीरिक थकान पर अधिक बल दिया जाता था, जबकि आधुनिक अध्ययनों में यह माना जाता है कि कई प्रकार की थकान के कारण और परिणाम मनोवैज्ञानिक थकान है। ठीक है। यानी कई रीजन हो सकते हैं जिसके कारण क्या है? थकान क्या है? आधुनिक अध्ययनों से यह माना जाता है कि कई प्रकार की थकान के कारण और परिणाम मनोवैज्ञानिक थकान है। मतलब कई प्रकार के ऐसे कारण है जो क्या है? मनोवैज्ञानिक थकान कहलाते हैं। इधर आज आप लोग परिभाषा देख लो। डिफिनेशन: थकान को आसानी से परिभाषित नहीं किया जा सकता। यह विभिन्न रूपों में प्रकट होती है जो आपस में निकट से संबंधित है। निखिल एवं डार्सी के अनुसार पूर्व में किए गए कार्य के कारण हम शारीरिक थकान की स्थिति का अनुभव कर सकते हैं, जो वर्तमान में हमारी कार्य करने की क्षमता को घटा देती है। किसने कहा है? निखिल एवं डार्सी ने कहा है। ग्रास एवं क्रेंडल ने क्या कहा? इन्होंने कहा, परिभाषित करते हुए इन्होंने कहा, थकान किए गए कार्य का शारीरिक प्रभाव था। प्रयोगशालीय शास्त्र अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि शारीरिक कार्य करने के बाद शरीर में कुछ रासायनिक पदार्थ, विशेषकर लैक्टिक एसिड पाए जाते हैं। ठीक है। किसने कहा? ग्रास एवं क्रेंडल का परिभाषा तो ऊपर छूट गया, लेकिन प्रयोगशाला अध्ययन में जो पाया गया, क्या पाया गया? कि हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार का पदार्थ होता है जो क्या है? लैक्टिक एसिड है। नंबर थर्ड, ग्रास एवं क्रेंडल तथा नॉल ने क्या कहा कि मत में थकान शब्द उन विभिन्न शारीरिक स्थितियों के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है जो क्रियाशीलता तथा आराम में बाधक होती है। ठीक है। क्रियाशीलता में कमी के अनेक कारण होते हैं, इसलिए इन्होंने समय प्रबंध में थकान का अनुभव यानी फीलिंग ऑफ टायर्डनेस वाक्यांश का प्रयोग किया है तथा थकान फटीग शब्द का उपयोग खास प्रकार की टायर्डनेस के लिए किया है। ठीक है। यद्यपि क्लांतता या टायर्डनेस या कार्य जारी रखने की समर्थता एक ही बात है, भले ही घटी हुई उत्पादकता के कारण एवं परिणाम भिन्न हो, शरीर पर इसके प्रभाव भी भिन्न होते हैं। अब थकान के प्रकार कौन कौन से हैं? टाइप ऑफ फटीग। तो टाइप ऑफ फटीग क्या है? 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 शारीरिक यानी फिजियोलॉजिकल, और नंबर 2 अशारीरिक या मनोवैज्ञानिक नॉन फिजियोलॉजिकल और सब्जेक्टिव फटीग। मनोवैज्ञानिक थकान के 2 और प्रकार होते हैं। नीरस थकान जिसे बोर्डम कहते हैं, बोर्डम फटीग, और कुंठाजन्य थकान जिसे फ्रस्ट्रेशन फटीग चूंकि ऊर्जा के उत्पादन को प्रत्यक्ष रूप में अनुभव नहीं किया जा सकता, अतः गृहिणी सामान्यतः थकान की भावना के अधिक निकट से संबंधित होती है। अपेक्षाकृत उपयोग की गई ऊर्जा की मात्रा के स्वास्थ्य का तत्व हमेशा ऊर्जा के उपयोग और थकान की भावना के संबंध को निर्धारित करता है। अच्छे स्वास्थ्य में किया गया कार्य और उसी कार्य को यदि बीमारी में किया जाए तो दोनों के संबंध में थकान की बिल्कुल भिन्न भावना उत्पन्न होती है।
और संभवतः ऊर्जा उत्पादन भी भिन्न होता है। शारीरिक थकान अब हम लोग पढ़ेंगे, दो टाइप का थकान था आप लोग देखे हो। तो नंबर 1 क्या है, फिजियोलॉजिकल फटीग यानी शारीरिक थकान। इसे काफी पूर्व से ही निर्धारित किया जा चुका है और मनोवैज्ञानिक थकान की अपेक्षा इसके संबंध में काफी अध्ययन किया जा चुका है। हैगॉर्ड और ग्रीनबर्ग के अनुसार यह पूर्व में अधिक मात्रा में किए गए कार्य के परिणाम स्वरूप उत्पन्न अक्षमता के रूप में परिभाषित की जा सकती है। इस क्षमता को केवल विश्राम द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। यानी जो पूर्व की क्षमता थी उसे हम क्या है, कार्य करने के बाद थक गए तो थोड़ा रेस्ट करने के बाद वो पुनः हम अपनी कार्य क्षमता वापस ला सकते हैं। चूंकि यह थकान शारीरिक प्रकार की होती है और शारीरिक परिश्रम के कारण होती है, अतः इसे नापा जा सकता है। क्या कर सकते हैं, इसे हम मेजर कर सकते हैं, मेजरमेंट इसका किया जा सकता है और इसकी उत्पन्न होने के कारण को निर्धारित किया जा सकता है। पर यह केवल प्रयोगशाला विधियों द्वारा ही क्या है, पॉसिबल है यानी संभव है। यह एक सामान्य सहमति है कि शारीरिक थकान शारीरिक द्रवों की अयोग्यता के कारण होती है। यानी जो हमारे शरीर के द्रव हैं, लिक्विड हैं, अगर वो अपनी कार्य को अच्छे से करें तो हम थकान नहीं होंगे। अयोग्यता यानी वो क्या है, योग्य नहीं, यानी कार्य योग्य कार्य नहीं है। यह शारीरिक द्रव मांसपेशियों की क्रिया के समय सामान्य संगठन बनाए रखने में सहायक होते हैं। जब ग्लूकोज पूरी तरह से शरीर में ऑक्सीकृत हो जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न अंतिम पदार्थ होते हैं। क्या अंतिम पदार्थ होते हैं, CO2 और वाटर यानी कार्बन डाइऑक्साइड यानी पानी। CO2 और क्या है, H2O। ठीक है, जल का सूत्र क्या है, H2O। अंतिम परिणाम यह होता है, यह क्रिया तब होती है जब ऑक्सीजन कोशों के पास, कोशों यानी जो हमारे शरीर की कोसा होता है, ठीक है, जो कोष होते हैं क्या है, के पास मात्रा में पहुंचता है और प्रक्रिया पूर्ण रूप से संपन्न होती है। जब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होती है, ग्लूकोज का ऑक्सीजन अपूर्ण रह जाता है और यह लैक्टिक एसिड की अवस्था के रूप में ही रुक जाता है। ठीक है, किस रूप में, यह लैक्टिक एसिड की अवस्था में ही रुक जाता है। और यही लैक्टिक एसिड जो है, सारे जड़ का बवाल कौन है, सारे बवाल का जड़ यही है, लैक्टिक एसिड। यही शरीर को क्या करता है, थकान उत्पन्न करने का कारण बन जाता है। जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है कि यह कार्य ऐसे होते हैं जिनमें अधिक मात्रा में शक्ति की आवश्यकता होती है और यह इस प्रकार की थकान का कारण होते हैं। जैसे ही विश्राम किया जाता है, शरीर में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पहुंचने लगती है और अपर्याप्त ऑक्सीकरण की क्रिया पूर्ण हो जाती है। अर्थात लैक्टिक एसिड का परिवर्तन किसमें हो जाता है, लैक्टिक एसिड का परिवर्तन CO2 और H2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में हो जाता है और यह शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। वह शरीर पुनः कार्य करने की स्थिति में आ जाती है। इसीलिए कहते हैं ना कि हर 40 मिनट के वर्क के बाद 2 मिनट का रेस्ट चाहिए होता है मानसिक कार्य करने वालों के लिए। ठीक है, इसीलिए आप लोग देखते हो कि स्कूल में पढ़ करके आप लोग आए हैं या आप लोग कहीं ना कहीं पढ़ा रहे होंगे, आपके बच्चे पढ़ रहे होंगे। जब घंटी बांटी जाती है तो हर घंटी के बाद 5 मिनट का 2 मिनट का बच्चों को रेस्ट दिया जाता है ताकि बच्चे क्या करें, रिफ्रेश हो जाएं और टीचर भी अपने आप को 2 मिनट में पानी वगैरह पी करके अपने आप को रिफ्रेश कर लें। ठीक है, क्या है, उद्योगों में किए गए कार्यों के अध्ययन से पता चला, हाँ यहाँ हो गया, कार्य क्षमता को कम कर देती है। यदि कार्यकर्ता को कार्य करते समय उनकी शारीरिक स्थिति में परिवर्तन करना सिखा दिया जाए और बीच बीच में विश्राम काल दिया जाए तो थकान उनकी क्या हो सकती है, दूर हो सकती है। ठीक है, इधर देख लो आप लोग कैसे उनको दिया गया है, यहाँ पे देख लीजिए, अधिक भारी मांसपेशीय कार्य करने वाले व्यक्ति का दैनिक उत्पादन वक्र दिया गया है। ये क्या है, उत्पादन दर है, फिर बीच में 1 घंटे का लंच का समय दिया गया है, फिर इधर दिया गया है क्या है, 8 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक कैसे कैसे दिया गया, 8 फिर 9 फिर 10 11 12 से 1 लंच है, फिर 1 से 2 2 से 3 3 से 4 4 से 5, ये क्या है, ये सब इस तरीके से सिखाया जा रहा है। अब इधर आ जाओ आप लोग, एक दिन में कार्य की कितनी मात्रा संपन्न की जा सकती है, यह उत्पादन वक्र द्वारा दिखाया जा सकता है। बहुत भारी मांसपेशीय कार्य करने के लिए
वक्र चित्र में समान होगा, वक्र चित्र के समान होगा। जैसा कि वक्र में दर्शाया गया है, कार्यकर्ता सुबह सुबह जल्दी अपने अधिकतम उत्पादन सीमा पर पहुंच जाते हैं, किंतु यह स्तर बहुत कम समय तक रहता है और थकान का कारण धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है। लंच का विश्राम काल के बाद जब वह पुनः कार्य करने लगता है, तब उसका उत्पादन लंच के तुरंत पहले के समय की अपेक्षा कुछ उच्च स्तर पर होता है। दोपहर का कार्य वक्र भी सुबह के समान होता है। यह शाम के अंत में बहुत तेजी से गिरता है। आप लोगों को अभी फिर से मैं ग्राफ दिखा दूंगी। ग्राफ में गिरते हुए दिखाया गया था। आजकल कई उद्योगों में अधिकांश कार्य हल्का होता है, जिसमें शारीरिक प्रयत्न की अपेक्षा मानसिक कौशल की आवश्यकता होती है। इन कार्यकर्ताओं का कार्य वक्र पूरे दिन में एक समान रहता है। सामान्यतः घरों में गृहिणी को पूरे दिन कार्य करना पड़ता है और उसके पूरे दिन के कार्य का वक्र लगातार होता है। गृहिणी का संभावित कार्य वक्र नीचे के चित्र में दिखाया गया है। गृहिणी का वक्र उद्योगों के हल्के और भारी कार्य करने वाले व्यक्तियों के कार्य वक्र का मिश्रण होता है। गृहिणी की कार्य क्षमता सुबह के प्रारंभिक घंटों में घटती है। ठीक है। और जैसे जैसे थकान बढ़ती जाती है, यह क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। कुछ तत्वों जैसे बीमारी, रात्रि में पर्याप्त निद्रा न होना, तनाव और सामान्य भारी कार्य या सामान्य से अधिक थकान के कारण समय समय पर इस वक्र के आकार में भिन्नता हो सकती है। प्रत्येक गृहिणी का अपना स्वयं का व्यक्तिगत कार्य प्रारूप होता है, जो सामान्यतः प्रतिदिन स्थिर रहता है। यदि गृहिणी स्वयं की दैनिक आदतें, भावनाएं और थकने के कारण जान ले तो यह अपनी शक्ति के उत्तम उपयोग की योजना बनाना सीख सकती है। देख लीजिए क्या किया गया कार्य सुबह के टाइम में कैसे कार्य पीक पे चढ़ा फटाफट, और शाम के टाइम में दोपहर तक तो ठीक था, लेकिन शाम होते होते ग्राफ क्या है, बिल्कुल नीचे गिर गया। ठीक है। ये दिखाया गया है कि किस तरीके से कार्य को, मतलब किस समय लोग थके नहीं होते तो कितनी तेजी से कार्य एकदम बूम करता है, और जब थक जाते हैं उसके बाद कार्य की रेशियो क्या होती है। ये क्या था, शारीरिक थकान। ठीक है। अब नंबर सेकंड क्या है, मनोवैज्ञानिक थकान। इसको हम लोग क्या है नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगे, नहीं तो वीडियो 10 मिनट के हिसाब से बड़ा हो जाएगा। फिलहाल ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।